देखो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कह रहा है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूए और आरवे पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि इतना। ये हमें सिद्ध करना है। देखो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूए आरवे पद है, मतलब देखो पीवा पद ए दिया है, क्यूआ पद बी है और आरवा पद सी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिया है क्या क्या दिया है कि जो पीवा पद है वो ए है। देखो क्या बोल रहा प्रश्न में कि ए बी सी जो है वो क्रमशः पीवे क्यूए और आरवे पद, यानी कि पीवा पद ए है, क्यूआ पद बी है, आरवा पद सी है। तो ये प्रश्न से के अनुसार ये कितना हो जाएगा? पीवा पद ए है यानी कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। पीवा पद यानी कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर में ए है। दूसरा क्यूआ पद यानी कि ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अगला क्या कहा है कि आरवा पद कितना है? सी है, तो ये यानी कि हो गया ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर में कितना है? सी। तो देखो ये हमें तीन समीकरण मिल गया, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। हमें तीन समीकरण मिल गया। अब आगे प्रश्न में क्या कहा है कि हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? तो देखो हमें ये सिद्ध करना है, बुक में दिया हुआ है, इसे मैं लिख लेता हूं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो अब ये कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है? देखो ए बी सी, हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो इस ए बी सी का मान हमें दिया हुआ है। देखो ए बराबर में इतना है, बी के बराबर में इतना है, सी बराबर में इतना है। तो देखो ए बी और सी का मान तो हमें मिल गया। हम क्या करेंगे? इस समीकरण को हमें सिद्ध करना है ना, तो हम क्या करते हैं? इसको उठाएंगे और यहाँ पे इस बाएं पक्ष में यहाँ ए बी और सी का मान को रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं अपना, हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें सिद्ध करना है। ये जो सिद्ध करना है इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर में 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं? हम इसका मान रख देते हैं। ठीक, तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि प्रश्नानुसार। देखो डिटेलिंग हम किसी प्रकार कर सकते हैं, हमारा मर्जी है। तो मैं थोड़ा अलग तरीके कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, राइट हैंड साइड को यहाँ पे मैं बराबर में 0 आ जाएगा, तो अपने आप से हो जाएगा। तो देखो ए का ए बी और सी का मान रखो। यहाँ से ए का मान कितना है? ए प्लस बी माइनस वन इंटू डी, ये है। अच्छा देखो एक काम हम और करते हैं, ये जो हमारा ए है और ये वाला जो ए है ये दोनों सेम नहीं है। ये तो ए तो हमारा प्रथम पद है ना, ये जो ए हमने लिखा है ये हमारा प्रथम पद है, और यहाँ पे जो ए हमने लिखा है ये प्रथम पद नहीं है, ये पीवे पद का मान है। तो दोनों एक ही चीज हो गया ना, यहाँ पे हमने दोनों को एक ही चीज से दर्शा लिया। तो पता कैसे चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है? हम क्या करते हैं, इस वाले ए को कैपिटल ए से दर्शा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, प्रथम पद को मैं स्मॉल की जगह कैपिटल ए से दर्शा लेता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि हाँ ये कैपिटल ए यानी कि प्रथम पद है और ये वाला ए अलग है। तो आप समझ में आ रहा है। तो देखो ये ए का मान कितना है यहाँ पे? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। उसके बाद क्यू माइनस आर है, यहाँ लिख दो क्यू माइनस आर, ठीक, प्लस डी। डी का मान कितना है? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो लिख दो डी का मान ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। देखो ये हो गया, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। अब देखो उसके बाद r माइनस पी है, मैं इसको एक काम करता हूँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे r माइनस पी है, ठीक। देखो इसके बाद यहाँ गुणे में r माइनस पी है, ठीक है, प्लस c का मान कितना है? a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो c का मान यहाँ पे रख दो a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये प्लस है, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी।
तो ये सी का मान रख दिए, उसके बाद पी माइनस क्यू है, तो ये हो गया पी माइनस क्यू। देखो ये सब ए बी और सी का मान हमने यहाँ पे बस रखा है सिंपल, और कुछ नहीं किया है। तो ए का मान हमने ये रख दिया, यहाँ बी का मान हमने ये रखा, और यहाँ सी का मान हमने ये रखा है, यहाँ से उठाकर तीनों समीकरण से। ठीक, अब देखो, अब करना कुछ नहीं है, हमें बस इसको सॉल्व कर देना है। देखो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दो, ये पूरा एक पद है हमारा, देखो ये हमारा पूरा एक पद था ना, फिर प्लस के बाद ये हमारा दूसरा पद है, और ये प्लस पद हमारे तीसरा पद है। तो देखो ये इतना पूरा यहाँ तक है, यानी ये पूरा हमारा एक पद है इतना। तो देखो यहाँ पे ये जो q माइनस आर है, इसका गुणा इस पूरे के साथ हो रहा है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ। देखो ये q माइनस आर का गुणा a के साथ हो रहा था ना, तो a का मान हमने ये पूरा ये a का मान है, तो q माइनस आर का गुणा इसके साथ हो रहा है, तो इसके हर एक पदों के साथ होगा। यहाँ पे कितने पद हैं? दो पद हैं, एक तो है a और दूसरा है ये p माइनस वन इंटू डी, यानी कि q माइनस आर का गुणा एक बार a के साथ हो जाएगा और एक बार p माइनस वन इंटू डी के साथ हो जाएगा। वैसे ही ये अगला पद हमारा क्या है, ये पूरे यहाँ तक a प्लस q माइनस वन इंटू डी, और ये उसके गुणे में है r माइनस p। देखो यहाँ r माइनस p का गुणा p के साथ b के साथ हो रहा है, तो ये b का पूरा ये मान है, तो ये r माइनस p के साथ इसका गुणा होगा, यानी r माइनस p का गुणा a के भी साथ होगा और q माइनस वन इंटू डी के साथ होगा। उसी प्रकार यहाँ पे c का गुणा p माइनस q से हो रहा है, तो ये रहा c का मान, और ये p माइनस q के साथ गुणा हो जाएगा। तो गुणा करना हमें अगेन आता है, p माइनस q का गुणा एक बार a के साथ भी होगा और एक बार r माइनस वन इंटू डी के साथ भी होगा, क्योंकि हर पद के साथ गुणा होता है ना। तो सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले इस q माइनस r का गुणा किसके साथ होगा, एक बार a के साथ होगा और एक बार p माइनस वन इंटू डी के साथ भी होगा। तो गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा a q माइनस r, फिर प्लस को लिखता हूं, फिर इस q माइनस वन r का गुणा p माइनस वन इंटू डी के साथ हो रहा है, तो p माइनस वन इंटू डी और इंटू q माइनस r, मैं q माइनस r को पहले लिख लेता हूं और इंटू में इधर d। देखो ये हो गया। उसके बाद ये प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया हमने, क्या बचा इसके बाद a, अब देखो कहां आ गया, हाँ ये अगला r माइनस p का गुणा a से भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, तो a के साथ इधर किसका गुणा हो गया, r माइनस p का गुणा हो गया। उसके बाद ये बीच वाला प्लस है, प्लस लिख देता हूं, फिर r माइनस p का गुणा q माइनस वन इंटू डी के साथ हो रहा है, तो q माइनस वन इंटू डी के साथ हो रहा है r माइनस p का गुणा। ठीक है, r माइनस p को पहले लिख दिया हूं यहाँ पे, d को सबको लास्ट में रखा हूं। तो जैसे देखो वो दो गुणे चार को मैं चार गुणे दो भी लिख सकता हूँ ना, तो बस वही इसको पहले लिख दिया हूँ, डी को बाद में लिख दिया हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब अगला ये वाला प्लस लिख दो, फिर यहाँ p माइनस क्यू का गुणा a के साथ होगा, तो ये हो गया a p माइनस क्यू, फिर ये प्लस, फिर p माइनस क्यू का गुणा r माइनस वन इंटू डी के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे r माइनस वन का गुणा हो रहा है p माइनस क्यू के साथ में, है ना, इंटू डी। तो देखो ये पूरा हमने जमा लिया। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये a q माइनस r, ये a इंटू r माइनस p और ये a इंटू p माइनस q। मैं क्या करता हूँ, ये जो a वाला टर्म है ना, इस a वाले टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक, देखो इस a वाले को पहले लिख लो, यहाँ पे क्या हुआ a q माइनस r, तो a इंटू q माइनस r हो गया। उसके बाद इस a वाले को हम पहले लिख लेता हूँ, प्लस a r माइनस p प्लस a इंटू r माइनस p। उसके बाद फिर ये देखो प्लस a p माइनस q, तो बच्चे कर लेते हैं q माइनस r माइनस p और p माइनस q। हाँ देखो, तो देखो मैंने सारे a वाले टर्म को एक साथ लिख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ से मैंने a को कॉमन निकालने वाला हूँ, इन तीनों पदों में a कॉमन है ना, a को मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, इसलिए मैं सबको साथ में लिख लिया ताकि यहाँ से जब मैं कॉमन निकालूं तो कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ से हमने इसको निकाला, अब बचा क्या, अब देखो ये बच गया, देखो इंटू डी वाला टर्म बच गया, यहाँ से ये बचा, यहाँ से देखो यहाँ भी डी वाला टर्म है, यहाँ भी डी वाला टर्म है। इन तीनों में से हम क्या करेंगे, डी कॉमन निकालेंगे, तो अब हम डी वाले को लिख लेते हैं, बचा है डी। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस e माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी,
तो लिख लो प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर और इंटू डी, ये हो गया। उसके बाद आगे लिख लो प्लस क्यू माइनस 1 और कहा गया आर माइनस पी, आर माइनस पी और उसके बाद है इंटू डी। फिर इसके आगे ये देखो प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू इंटू डी। देखो ये सबको मैंने जमा लिया। अब इन तीनों पदों में से मैं क्या करूंगा, ए को कॉमन निकालूंगा। तो ए को कॉमन निकाल लेता हूं। अब अंदर में ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं। यहां से क्या बचा, देखो ये यहाँ पे 3 पद है टोटल, ये 3 पद है। इनमें से मैंने ए को कॉमन निकाला तो क्या बचा, इस वाले पद से बचा क्यू माइनस आर, लिख लो क्यू माइनस आर लिख लो, प्लस यहां से बचा आर माइनस पी, लिख लो आर माइनस पी, फिर प्लस यहां से बचा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू लिख लिया मैंने। अब ये जो ब्रैकेट यहाँ पे था इसको बंद कर दिया। तो देखो ये हमारा हो गया, तीनों में से एक को कॉमन निकाल लिया। अब अगला इसका काम खत्म है, इसको हटाओ। अब अगला देखो, अब ये जो बचा था उसको भी लिख लेते हैं। इनमें से मैं क्या करता हूँ, डी को कॉमन निकालूंगा। देखो अब ये 3 पद बचा, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इन तीनों पदों में देखो डी कॉमन है, तो यहां से मैं डी को कॉमन निकाल लेता हूं। तो देखो यहां प्लस डी को मैं कॉमन निकालता हूं तीनों में से। तो अब देखो यहां से क्या बचेगा, इस वाले पद में से डी तो हट गया, इतना बच गया p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, लिख लो p माइनस 1 इंटू में क्यू माइनस आर। उसके बाद इस वाले पद में से क्या बचा, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, q माइनस 1 और इधर आर माइनस पी, ये बच गया। फिर इस वाले पद में से बच गया प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो देखो ये मैंने लिख लिया। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देखने में थोड़ा लग रहा है अरे कचरा जैसा क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है। ये देखो नॉर्मल यहाँ पे जोड़ घटाना यही सब हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, क्या क्या किया है हमने यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। देखो सिंपल बस हमने यहाँ पे उभय निश्चय निकाला है। आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे हम उभय निश्चय निकालते हैं, किस तरीके से हम पदों को जमा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कॉमन हम निकाले हैं। यहाँ पे देखो कैसे हम इसको गुणा करते हैं, किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे चिन्हों में किस तरीके से प्लस और माइनस का खेल कैसे चलता है, ये थोड़ा सा बेसिक चीज आपको आना चाहिए। और ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, ये जो प्लस और माइनस का जो पूरा खेल है ना, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था बहुपद में। तो जब हम बहुपद पढ़ रहे थे, हमारा सबसे पहला लेसन, वहां पे एक था बहुपदों का गुणा, बहुपदों का गुणनफल। वहां पे हमने बहुपदों को गुणा करना सीखा। तो वहां पे मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से प्लस माइनस वाला काम चलता है। पूरा आपको प्लस माइनस का खेल समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं आता तो पहले आप जाकर इसको देख सकते हो, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि यहाँ से पूरा वही होने वाला है। देखो अभी मैं इनको गुणा कराऊंगा अंदर में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको प्लस माइनस का खेल पता होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो एक ठो भी गलत हुआ तो पूरा बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपका बेसिक क्लियर होते जाएगा। और ये भी बहुत आसान है, देखने बस में ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लेकिन आसान है। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं। ये तो पूरा जम गया। ये ब्रैकेट यहाँ पे जो ओपन किया था इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ से ए को कॉमन निकाला था ना, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ ब्रैकेट क्या है, तो प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। माइनस रहता तो क्या होता है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन कर दो। यहाँ भी देखो ब्रैकेट क्या है, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल ओपन करो। यहाँ भी ब्रैकेट क्या है, प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर माइनस रहता तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता। अब देखो क्या हो रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, प्लस और माइनस वाला कट जाता है ना, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे प्लस 2 है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो 2 में 2 घटा दो 0 बचेगा ना, यानी कि ये कट गया। हम इसको कटा देते हैं सिंपली। वैसे ही देखो माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया।
तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आया ए, ए के यहाँ पे जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सब तो कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि शून्य बचा। अब देखो आगे सॉल्व करो, प्लस बी, ये लिख लो, ब्रैकेट लगाता हूं यहाँ पे, ये ब्रैकेट। अब देखो इसके अंदर में जो हमारा पद है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा हो रहा है, देखो यहाँ पे गुणा हो रहा था ना, यही हमने यहाँ पे लिखा था। देखो इन दोनों को आपस में देखो ये गुणे हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, तो इनको पहले गुणा कराना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व होगा। तो गुणा करा दो, गुणा कराने को हमें आता है, देखो ये बहुपदों की गुणनफल हमने सीखा था, तो इसका गुणा इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है। उसके बाद इस वाले पद का गुणा भी इन दोनों से होगा, तो गुणा करा दो। प्लस पी का गुणा क्यू से होगा, ये हो गया पी इंटू क्यू, ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, फिर पी का गुणा माइनस आर से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी आर। उसके बाद माइनस वन का गुणा क्यू से करो, ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये माइनस का गुणा माइनस आर से, मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आर। तो देखो ये आ गया हमारा पी क्यू माइनस पी आर, ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये प्लस आर। देखो ये जो प्लस माइनस का खेल है ना, ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो वो बहुपदों का गुणनफल वाला वीडियो देख लो, वहां पे पूरा समझ आ जाएगा कैसे होता है। अब देखो ये हो गया गुणा, अब ये क्या लिखा है, प्लस, यहाँ पे लिख दो प्लस। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट को मैं ऑफ नहीं करता है ना, ये पूरा ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो प्लस लिख लिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, यहाँ पे भी इसका गुणा इसके साथ होगा, पहले तो क्यू का गुणा आर से हो रहा है, क्या आएगा क्यू इंटू आर। अब क्यू का गुणा माइनस पी से होगा, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू। अब माइनस पी का गुणा आर से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी। ये भी हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस क्यू आर माइनस पी आर और माइनस आर और प्लस पी। अब इसका गुणा होगा, देखो प्लस लिखा है पहले, तो प्लस लिख लो, आर का गुणा पी से करो, ये हो गया पी इंटू आर, ये कैसा दिख रहा है, ये प्लस है ना, अच्छा। उसके बाद आर का गुणा क्यू से होगा, माइनस क्यू आर हो गया, माइनस वन का गुणा पी से होगा तो माइनस पी हो गया, माइनस वन का गुणा माइनस आर से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आर। अब ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये पूरा कटने वाला है, देखो कैसे होगा, देखो प्लस पी क्यू तो माइनस पी क्यू भी होगा, यहाँ पे माइनस पी क्यू, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, देखो माइनस पी आर और देखो प्लस पी आर, माइनस पी आर प्लस पी आर कट गया, देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू है कहीं पे, ये रहा कट गया, प्लस आर और ये माइनस आर कट गया, देखो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट गया, देखो प्लस पी, ये प्लस पी और ये माइनस पी कट गया, देखो सब कुछ कट गया इसके अंदर। तो इसके अंदर अब क्या बचा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। देखो थोड़ा सा लंबा था ये प्रश्न, कोई परेशानी की बात नहीं है, होता है ऐसे ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा समझने में डिटेल में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ लो अच्छे से तो ये आगे हमेशा काम आएगा। तो देखो यहाँ पे ए 0 लिखा है, प्लस डी, डी के अंदर ब्रैकेट था, देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा, सब तो कट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बच गया, देखो 0 आ गया। अब देखो ये ए का गुणा इस 0 से हो रहा है ना, ये ब्रैकेट है ना, और ये ब्रैकेट और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है, तो शून्य से किसी का भी गुणा करो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर प्लस डी का गुणा यहाँ से शून्य से हुआ तो कितना हो गया, शून्य हो गया, तो शून्य प्लस शून्य, 0 में 0 जोड़ो तो 0 ही आएगा, तो देखो आ गया हमारा, यही हम सॉल्व कर रहे थे। तो देखो हमें कितना मिला यहाँ पे, अंत में 0 मिला। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमने देखा था, इसे हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमारा क्या था, ये था हमारा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। इसी को हमने सॉल्व करना शुरू किया था, तो इसके बराबर में हमें क्या मिला, इसका आंसर 0 मिला ना, देखो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो देखो यही हमने से दिखाना था कि इसके बराबर में 0 है, तो देखो इसके बराबर में 0 आ गया, तो ये सिद्ध हो गया, यही हमें करना था। तो देखो ये इस तरीके से बनने वाला है। अगर ये आपको समझ नहीं आया, कहीं पे डाउट है, तो इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखो, समझ आएगा।
क्योंकि यहाँ पे मैंने समझाया ही है पूरे डिटेल में। कहीं कुछ अगर आपने मिस कर दिया तो उसे रिवाइंड करके दोबारा जरूर देख लो। तो चलो ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं, हमारा एक लास्ट प्रश्न बचा है, उसे भी बना ही लेते हैं। तो हमारा लास्ट यहाँ पे बच गया है प्रश्न नंबर 22। अब इसको फाइनली हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ये और इसके 99 पद बराबर होंगे। देखो पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है। पहला समांतर श्रेणी दिया हुआ है 63, 65 और 67। हाँ बिल्कुल यही है। तो ये हो गया मेरा पहला समांतर श्रेणी। एक और समांतर श्रेणी दिया है 3, 10 और 17। तो देखो ये दो समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि n पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है कि ये देखो ये हो गया पहला समांतर श्रेणी इसका है ना, और ये दूसरा समांतर श्रेणी। इन दोनों पदों में समांतर श्रेणियों में पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए। मतलब हम ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, ऐसे करते करते जब हम nवां पद निकालते हैं तो कोई सा हमारा पद है जहां पे क्या होगा पता है, इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो मान है ना वो बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लो समथिंग 100 आ रहा है तो यहाँ पे भी वो 100 आएगा उस पद का मान, है ना। एग्जाम्पल के लिए 100 बता रहा हूँ। तो वो कौन सा वाला पद है जहां पे इन दोनों का जो मान है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो कौन सा वाला पद होगा, वो 10वां पद होगा कि 12वां पद होगा कि 15वां पद होगा जो कि बराबर रहेगा दोनों समांतर श्रेणी में, वो हमें पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे, तो देखो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये मेरा पहला समांतर श्रेणी है, दूसरा समांतर श्रेणी। मैं पहले वाला समांतर श्रेणी को क्या करता हूँ, nवां पद निकाल लेता हूँ। क्योंकि देखो मुझे दोनों समांतर श्रेणी में a और d का मान तो मैं आराम से निकाल लूंगा, दिया हुआ है ना। तो दोनों समांतर श्रेणियों के लिए a का मान और d का मान तो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस वाले समीकरण के लिए, इस वाले समांतर श्रेणी के लिए nवां पद निकालूंगा, दूसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए भी nवां पद निकालूंगा। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला कि nवें पद क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। तो वो दोनों nवें पद को क्या करूंगा, यहाँ पे बराबर कर लूंगा और पक्षांतर करके n का मान निकाल लूंगा। तो सॉल्व करते हैं। लॉजिक समझ में आ गया ना। दोनों पदों का nवां पद निकालो, उनको क्या करो, बराबर में रखो, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि वो दोनों बराबर होंगे, तो बराबर रखो। अब वहां से हम पक्षांतर करके n का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहां से सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख लेता हूं समांतर माध्य प्रथम श्रेणी के लिए। तो प्रथम श्रेणी के लिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे आप लिख लेना पहले कि दिया है, क्या दिया है, पहला समांतर श्रेणी ये और दूसरा समांतर श्रेणी ये। तो प्रथम श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रथम पद होगा वहां पे, यानी कि सीधे सीधे मैं लिखता हूं a का मान। a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। चलो पूरा लिख लेते हैं। प्रथम पद a 63 है। अच्छा, और सर्वांतर यहाँ पे कितना हो जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद हटाएंगे, 65 माइनस 63 कितना निकलेगा, 2। देखो तो ये भी आ गया। तो देखो पहले श्रेणी के लिए हमें a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। अच्छा, अब nवें पद का मान निकालो। तो देखो nवें पद का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, a का मान कितना है, 63। देखो पहले यहाँ लिख लेता हूँ, हमें पता है कि nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख लो, इसका nवां पद हो जाएगा, a का मान रख लो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम श्रेणी के लिए nवें पद का, ये हो गया। इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूं। अब सेम यही चीज हम दूसरे वाले के लिए भी करेंगे। तो अब द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, तो द्वितीय श्रेणी के लिए कर दो सेम चीज। प्रथम पद यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी कि a कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे इन दोनों का जो a है अलग अलग है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो समझ जाओगे।
प्रथम पद कितना है ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है ना, लिख लो 3 सर्वांतर यानी कि डी। बी का मान यहाँ पे कितना होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 10 में से 3 घटा देंगे है ना, ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 10 में से 3 गया तो 7। तो देखो द्वितीय समांतर श्रेणी में ए का मान आया 3, समांतर आया 7। अब यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, हमें पता है n पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो निकाल लो, a का मान यहाँ पे कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है यहाँ पे 7। तो ये आ गया हमारा दूसरे पद के लिए भी n पद का, दूसरा पद बोल देता हूँ यहाँ, दूसरा समांतर श्रेणी के लिए n पद का मान। तो पहले समांतर श्रेणी के n पद का मान, दूसरे समांतर श्रेणी के n पद का मान। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है कि उसका कोई सा nवां पद है जो कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के nवें पद यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों का ये जो nवां पद है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। अतः क्या हो जाएगा, दोनों समांतर श्रेणी को मैं क्या करता हूं, बराबर कर लेता हूं। पहले समांतर श्रेणी का nवें पद का मान कितना है, इतना है, कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इतना है। अब बराबर, इसके बराबर में है दूसरे वाले समांतर श्रेणी का nवां पद, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का nवां पद है ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो पहले वाले समांतर श्रेणी का nवां पद, दूसरे वाले समांतर श्रेणी का nवां पद, ये दोनों को क्या कहा है, बराबर कहा है। तो हमने दोनों को बराबर कर लिया। अब देखो यहां से हम उस n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान निकालूंगा पक्षांतर करके, तो मुझे n का मान मिल जाएगा कि दोनों समांतर श्रेणी में वो nवां पद, जहां पे वो nवां पद क्या हो रहा है, देखो दोनों nवां पद यहाँ पे बराबर है, तो वहां पे फिर n का मान कितना है, वो देखो निकाल दिया, सिंपल सीधी सी बात है। इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 63 प्लस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो देखो 63 माइनस 2, 63 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 2n को पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2n, फिर 63 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, 61 बचेगा, 61 बचेगा, बराबर का चिन्ह है, ये 7n को लिख लेता हूं पहले तो, फिर 3 माइनस 7 करो, 3 में से 7 घटा दो कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा। अब देखो मैं ऐसे क्या करता हूं, n वाले को मैं एक तरफ कर लेता हूं और अचर को मैं एक तरफ कर लेता हूं। तो देखो 7n है ना, पक्षांतर होकर माइनस 7n हो जाएगा, ये माइनस 4 यहाँ पहले से है। 61 को पक्षांतर करूंगा तो यहाँ प्लस में है, तो ये माइनस 61 हो जाएगा। अब 2n माइनस 7n, ये हो गया माइनस 5n, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 61 में 4 जोड़ दो 65 हो गया, और बड़ी के आगे माइनस है तो ये माइनस 65 होगा, माइनस माइनस हो गया कट, 5n बराबर बचा 65। मुझे तो n का मान चाहिए, 5 को कर दूंगा पक्षांतर, तो ये हो गया 65 बटे 5, 13 पंच 65 होता है, कट गया, n का मान कितना आ गया 13। तो ये आ गया 13, यानी कि इन दोनों समांतर श्रेणी के जो 13वें पद होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बोला था ना n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे, तो n बराबर 13 के लिए, यानी कि दोनों के 13वें पद क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। और उस पद का मान कितना होगा, तो वो तुम यहाँ से निकाल लो, किसी का भी 13वां पद निकाल लो, दोनों में तो बराबर है ना, किसी भी एक समांतर श्रेणी का 13वां पद निकाल लो, वो आपको पद भी मिल जाएगा। लेकिन वो प्रश्न में नहीं बोला है इसलिए नहीं निकाल दे। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो ये बन गया। तो देखो इस तरीके से आखिर फाइनली ये हमारा एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हो ही गया। 4 भागों में टोटल बटा हुआ था। मैं जानबूझ के इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये पूरे प्रश्नावली को मैं 4 भागों में डिवाइड किया, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को एक वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप देखते तो बोर भी हो सकता है, हो जाओ। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में बनाता हूँ। और क्या होता है कि मैं थोड़ी ज्यादा डिटेल में बनाता हूँ। देखो मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत लंबा मिलेगा, तो लंबा तो आपको मिलेगा, बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ।
क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से बता तो दूंगा, तो ऊपर ऊपर से बताऊंगा तो जो स्टूडेंट्स जो थोड़े ज्यादा पढ़ाकू हैं, जो बहुत समय से मैथ्स को पढ़ रहे हैं, उनको हर चीज क्लियर है, वो जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन जो थोड़े से वीक हैं मैथ्स में, जो जिनका मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, वो भी क्यों होते हैं, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते, थोड़े से कम प्रैक्टिस किए होते हैं, तो वो लोगों का मैथ्स उतना अच्छा नहीं रहता है कि किसी चीज को तुरंत समझ पाए। तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी ये बना रहा हूँ ना, मेरे वीडियो जो है वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो हर तरह के इंसानों के लिए है। मतलब जिनको मैथ्स अच्छे से आता है और जिनको मैथ्स अच्छे से नहीं आता, हर तरह के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज को उस तरीके से समझाता हूँ एकदम डिटेल में, ताकि हर तरह का बच्चा उसको समझ पाए। क्योंकि हर इंसान के समझने का जो तरीका होता है, जो उनका ड्यूरेशन होता है, वो अलग अलग होता है, हर इंसान एक तरीके से नहीं समझ पाता, इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा वीडियो का ज़्यादा समय वाला बनता है, लेकिन आपको हर चीज़ डिटेल में मिलेगा। तो अब देखो ये कंप्लीट तो हो गया है, अब आप इसको प्रैक्टिस करो। सारे प्रश्न, आपके सारे प्रश्न बिना देखे एक बार बनाओ जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, कर कुछ भी दे रहे हो, तो फिर वो कुछ नहीं है, वो एक दिन आपके दिमाग में रहेगा और दूसरे दिन उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वो डिलीट ना हो इसलिए हमको क्या करना है, ये हमें रिवीजन करते रहना है। हमारे दिमाग का फंक्शन ही यही है, हमारे दिमाग काम करता कैसे है, हमारा दिमाग उसी चीज को याद रखता है जिस चीज को हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा समझता है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, ताकि तभी हम उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए वो उस इंफॉर्मेशन को याद रखता है। और अगर हम उस चीज को रिवीजन नहीं करते, हम छोड़ देते हैं एक बार पढ़ के, तो हमारा दिमाग ऐसा समझता है कि वो हमारे काम का नहीं है वो इंफॉर्मेशन, तो वो उसको क्या करता है, उसको हटा देता है, वो हम उस चीज को भूल जाते हैं, वो कहीं खो जाता है। तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पढ़ते रहते हैं, वो एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देते उस चीज को, वो उस चीज को सीखते रहते हैं और एडवांस लेवल में, इसलिए तो वैज्ञानिक बने होते हैं। या उस चीज को छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, उनका सारा विद्या खत्म, ज्ञान उनका सब चला जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो हर चीज में कंसिस्टेंसी की जरूरी है, तो इसलिए हमेशा करते रहा करो। और मैथ्स तो ऐसे भी कोई वो है नहीं, मैथ्स एक खेल के जैसा है। अगर आप उस चीज को अच्छे समझ लेते हो ना, तो आपको बनाने में मजा आएगा, फिर आपको झंझट नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा मैथ्स बनाने में, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ा करो। और पढ़ना क्या है, अभी तो ऐसे भी स्कूल तो जाना नहीं है, घर में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जितना मर्जी उतना पढ़ो, है ना। स्कूल का प्रेशर भी नहीं है कि हाँ तुमको एक दिन में इतना सारा होमवर्क पूरा करना है, जितना मन है उतना करो। मैं तो ऐसे भी 3 प्रश्न 4 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न ही बना रहा हूँ एक दिन में, उतने को ही प्रैक्टिस करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, तब दिमाग में वो बना रहेगा। तो देखो ये एडवांटेज है अभी लॉकडाउन का, कहीं जाना नहीं है बाहर, स्कूल वगैरह, घर में पढ़ना है, जब मर्जी तब पढ़ो, जितना मर्जी उतना पढ़ो, ठीक है। लेकिन उस चीज को लगातार कंसिस्टेंसी उसका बनाए रहे। तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके से काम करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। और अगर आप लोग को देखो, अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप इस वीडियो को लाइक देना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि ये आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ तो उसे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कोई और आप सजेशन देना चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आपको सीखना है या वो चीज़ सीखना है मैथ्स या साइंस से रिलेटेड, तो वो मुझे बता सकते हो। मैं साइंस नहीं सिखाता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं होने की वजह से मैं उस चीज़ के ऊपर क्लास नहीं बना पा रहा, लेकिन अगर बोलोगे तो जरूर मैं समय निकाल के बना दूँगा। तो अगर कुछ भी सीखना है तो आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके। और आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप इसको शेयर जरूर करो, ताकि जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बाकी लोग भी पढ़ पाए, कुछ एडवांटेज ले पाए। क्योंकि जिस तरीके से मैं समझाता हूँ डिटेल में, ये आपको बहुत ही कम मिलेगा। स्कूल में तो वैसे मिलता ही नहीं, आजकल डिटेल में कोई समझाते नहीं, उतना वक्त भी नहीं होता वहाँ कि टीचर समझा पाए एक स्टूडेंट को। और कोचिंग क्लास में भी इतने डिटेल में नहीं समझाया जाता। कोचिंग क्लास में भी आपको सिर्फ वही चीज़ समझाया जाता है कि जो आपका चैप्टर है वो वहाँ से वो शुरू करते हैं। बेसिक तो वहाँ की उतना अच्छे से मैं देखा हूँ लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, जो छोटा छोटा एक छोटा छोटा जो डिटेलिंग होता है वो वहाँ क्लियर नहीं कराते हैं, तो मैं वो सब भी क्लियर कराता हूँ।
मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है, मैं अपने कोचिंग क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, तो इसलिए ये आप लोग के बहुत काम आएगा। बल्कि जो लोग कोचिंग क्लास जा रहे हो वो भी इसको देख सकते हो। मैं दावा करता हूँ कि आपको वहाँ जो सीखने को मिलता है उससे एक एडवांस थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। तो आप इसको शेयर करो बाकी लोगों को, ताकि लोग भी और फायदा ले सके इस चीज़ का। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।